मोदी सरकार के 7 साल में अर्थव्यवस्था का हाल 7 चार्ट से समझें। नरेंद्र मोदी ने अधिक नौकरी, विकास और लाल फीताशाही समाप्त करने का वादा करके भारत का सबसे बड़ा चुनाव जीता था और राजनीतिक मंच के केंद्र पर आ पहुंचे थे। 2014 और फिर 2019 में उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार ने बड़े सुधारों को लेकर उम्मीदें बढ़ा दी थीं। लेकिन उनके 7 सालों के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान उनके आर्थिक आंकड़े बेहद फीके रहे हैं। महामारी ने जिसे और खराब कर दिया और अर्थव्यवस्था का उम्मीद से भी खराब प्रदर्शन जारी है। यहाँ हम 7 चार्ट्स के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ने कैसा प्रदर्शन किया। सुस्त विकास। प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था कि वो 2025 तक भारत की जीडीपी को 5 ट्रिलियन 5 लाख करोड़ डॉलर की बना देंगे। उनका सपना अब पाइपलाइन में अटका नजर आ रहा है क्योंकि मुद्रास्फीति के बाद देश की अर्थव्यवस्था 3 लाख करोड़ डॉलर ही पहुंच पाएगी। कोविड से पहले माना गया था कि 2025 तक यह 2.6 लाख करोड़ डॉलर पहुंचेगी। महामारी ने इसमें 200-300 अरब डॉलर की ओर कमी ला दी है। अर्थशास्त्री अजीत रानाडे मानते हैं कि मुद्रास्फीति और दुनिया भर में तेल के दामों का बढ़ना भी एक बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि केवल कोविड ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री का पद संभाला था, उस समय भारत की जीडीपी उच्च स्तर यानी 7-8% पर थी, जो 2019-20 की चौथी तिमाही के दौरान दशक के सबसे कम स्तर यानी 3.1% पर आ गई। साल 2016 में नोटबंदी ने 86% से अधिक नकद को चलन से बाहर कर दिया और नए टैक्स नियम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी ने व्यापार को तगड़ी मार पहुंचाई। इन सब ने अगली बड़ी समस्याओं को जन्म दिया। चरम पर बेरोजगारी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी CMI के CEO महेश व्यास कहते हैं, 2011-12 से भारत की सबसे बड़ी चुनौती निवेश में मंदी रही थी। लेकिन सत्ता बदलने के बाद 2016 से हमने कई आर्थिक झटके झेले हैं। उन्होंने कहा कि नोटबंदी, जीएसटी और रुक रुक कर लगाए गए लॉकडाउन ने रोजगार को कम कर दिया। अंतिम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2017-18 में बेरोजगारी बीते 45 सालों में सबसे अधिक यानी 6.1% पर थी। CMI के हाउस होल्ड सर्वे के अनुसार यह दर तब से अब तक लगभग दोगुनी हो चुकी है। प्यू रिसर्च के अनुसार 2021 की शुरुआत से अब तक 2.5 करोड़ से अधिक लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं और 7.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा पर पहुंच चुके हैं, जिनमें 10 करोड़ मध्यम वर्ग का 1/3 शामिल है। रानाडे ने बताया कि हर साल देश की अर्थव्यवस्था को 2 करोड़ नौकरियां चाहिए, लेकिन भारत में बीते दशक में हर साल केवल 43 लाख नौकरियां ही पैदा हुई। भारत निर्यात भी काफी नहीं कर पा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की थी, तो यह माना जा रहा था कि लाल फीताशाही को समाप्त करके और निर्यात केंद्रों से निवेश आकर्षित करके भारत वैश्विक उत्पादन का पावरहाउस बन जाएगा। लक्ष्य था कि मैन्युफैक्चरिंग को जीडीपी का 25% हिस्सा बनाया जाएगा, लेकिन 7 सालों में इसका शेयर 15% पर अटक गया है। सेंटर फॉर इकोनॉमिक डेटा एंड एनालिसिस के अनुसार इस सेक्टर की सबसे बुरी हालत हुई है और मैन्युफैक्चरिंग की नौकरियां बीते 5 सालों में आधी हो चुकी हैं। तकरीबन एक दशक में निर्यात 300 अरब डॉलर पर लटक गया है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के दौरान भारत बांग्लादेश जैसे छोटे प्रतिद्वंद्वी से भी तेजी से मार्केट शेयर हार चुका है। बांग्लादेश ने तेजी से वृद्धि दर्ज की है और खासकर निर्यात के मामले में जो उसके श्रम प्रधान वस्त्र उद्योग पर टिका हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल के सालों में टैरिफ भी काफी बढ़ाए हैं और वो बार बार आत्मनिर्भरता का नारा लगा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग एक मुश्किल क्षेत्र। इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म फीडबैक इंफ्रा के सह संस्थापक विनायक चटर्जी का कहना है कि मोदी सरकार पिछली सरकार की तुलना में अधिक तेजी से हाईवे बना रही है। पिछली सरकार 8-11 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवे बना रही थी, जबकि मोदी सरकार 36 किलोमीटर हाईवे बना रही है। नवीकरणीय ऊर्जा की तरक्की की बात करें तो सौर और पवन ऊर्जा में भारत की क्षमता बीते 5 सालों में दोगुनी हुई है।
इस समय यह 100 गीगावाट है, जिसकी 2023 तक 175 गीगावाट की क्षमता होने की संभावना है। अर्थशास्त्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी की अधिकतर लोकलुभावन योजनाओं को स्वीकार किया है। इन योजनाओं में खुले में शौच से मुक्ति के लिए शौचालय बनाना, घरों के लिए कर्ज देना, सब्सिडी पर कुकिंग गैस और गरीबों को घरों तक पाइप के जरिए पानी पहुंचाना शामिल है। लेकिन अधिकतर शौचालय इस्तेमाल नहीं हो पा रहे हैं या पानी नहीं है और ईंधन के दाम बढ़ने से सब्सिडी के लाभ को कम कर दिया गया है। ऐसी चुनौतियां भी सामने हैं। इसके अलावा खर्चे बढ़ रहे हैं और टैक्स या निर्यात से उतनी कमाई नहीं हो पा रही है। इसने अर्थशास्त्रियों को भारत के बढ़ते राजकोषीय घाटे को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल हुए अधिक लोग। मोदी सरकार की यह एक अन्य बड़ी उपलब्धि है। डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत ने एक वैश्विक नेता के तौर पर छलांग लगाई है और इसके लिए सरकार समर्थित पेमेंट सिस्टम का शुक्रगुजार होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की जन धन योजना ने करोड़ों गरीब परिवारों को बिना तामझाम के बैंक खातों की सहूलियत दी और उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था में दाखिल किया। बैंक खाते और उनमें पैसे जमा करने की दर बढ़ी, जो एक अच्छा संकेत है। हालांकि कई रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि कई लोग इन अकाउंट को अब इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यह सही दिशा में एक बड़ा कदम है, खासकर जब से नकद लाभ के लिए डायरेक्ट ट्रांसफर की अनुमति दी गई है, क्योंकि इसने बिचौलियों को समाप्त कर दिया है। स्वास्थ्य सेवा पर खर्च रहा निराशाजनक। अर्थशास्त्री रितिका खेड़ा कहती हैं, पिछली सरकारों की तरह यह सरकार भी स्वास्थ्य सेवा को लगातार नजरअंदाज कर रही है। दुनिया में भारत ऐसे देशों में शामिल है जहां स्वास्थ्य सेवाओं पर सबसे कम सार्वजनिक धन खर्च किया जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि निवारक या प्राथमिक देखभाल की जगह तृतीय श्रेणी की देखभाल पर खर्च करने पर जोर दिया गया है। खेड़ा कहती हैं, यह हमें अमेरिकी स्टाइल के स्वास्थ्य सिस्टम की ओर धकेल रहा है, जो खर्चीला है और इसके बावजूद इसके खराब स्वास्थ्य परिणाम हैं। वहीं मोदी सरकार की 2018 में लागू की गई महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य बीमा योजना कोविड काल के दौरान भी कम इस्तेमाल की गई। सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी कहते हैं, इसका लंबे समय से इंतजार था, लेकिन इसमें और अधिक संसाधनों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोविड भारत के लिए एक जाग जाने वाला संदेश है कि प्राथमिक स्वास्थ्य सिस्टम पर अधिक खर्च किया जाना चाहिए। कृषि क्षेत्र। भारत में काम करने वाली उम्र की आधी से अधिक जनसंख्या कृषि क्षेत्र के रोजगार में लगी हुई है, लेकिन इसका जीडीपी में योगदान बेहद कम है। लगभग हर कोई यह बात मानता है कि भारत के कृषि क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। बाजार समर्थित कृषि कानूनों के पिछले साल पास किए जाने के बाद गुस्साए किसानों का इसको लेकर प्रदर्शन जारी है। उनका कहना है कि यह उनकी आय को कम कर देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था कि वो किसानों की आय दोगुनी करेंगे और वो दोहरा रहे हैं कि नए कृषि कानूनों को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इन टुकड़ों में होने वाले सुधारों से बहुत कम ही कुछ पाया जा सकता है। अर्थशास्त्री प्रोफेसर आर रामकुमार कहते हैं कि सरकार को इस चीज पर खर्च करने की जरूरत है कि किसानी को कैसे अधिक किफायती और लाभदायक बनाया जाए। उन्होंने कहा, नोटबंदी ने सप्लाई चेन को तबाह कर दिया और जीएसटी के कारण 2017 से इनपुट दामों में बढ़ोतरी दर्ज हो गई। सरकार ने भी 2020 कोविड लॉकडाउन के दुख को कम करने के लिए बहुत कम काम किया है। रानाडे कहते हैं कि इसका समाधान खेती के बाहर है। कृषि तब अच्छा करेगी जब अन्य क्षेत्र उसके अतिरिक्त श्रम बल को अपने में शामिल कर लेंगे। सीएमआई के अनुसार यह तभी संभव होगा जब भारत में निजी निवेश में दोबारा बढ़ोतरी देखी जाएगी, जो 16 सालों में सबसे कम स्तर पर है और संभवतः प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती है।